माता की उम्मीदों को लेते हुए मैं एक अपना मित्र के साथ बस बैग उठाकर झोला टांगे ट्रेन में बैठे और इंदौर के स्टेशन पर आया। और इंदौर आने का निर्णय जो है अभी वर्तमान में लग रहा है मेरा सफल हुआ सर। और दूसरा जो महत्वपूर्ण था, जैसा कि मेरा बचपन से ही माँ का लगाव रहा है और मैं माँ का सपना पूरा करने आया, तो सर मैं तुरंत ही माँ की रोटी से सर मेज़ की रोटी पर आ गया और सर 2x2 के लाइब्रेरी के प्लेटफॉर्म पर सर आ गया। तो ये भी एक मेरे लिए चैलेंजेस का विषय है। एक क्वेश्चन और आ जाता है कि जैसे विद्यार्थी तैयारी करने आ जाते हैं और लंबे समय तक यहाँ पर लगे रहते हैं 2-3-4 साल, तो क्या शुरुआत में ही टाइम कुछ डिसाइड करना चाहिए कि मैं 1 अटेम्प्ट दूंगा, दो अटेम्प्ट दूंगा? इस पे आपकी स्ट्रेटजी क्या थी, आपका विचार क्या था? कि आप कर लेंगे तो आपको टाइम देना चाहिए, बट मुझे लगता है कि एक लंबे समय तक आपको किसी भी चीज़ में इंक्लूड नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी से एक सरकारी नौकरी पर ही डिपेंड नहीं है, आपकी सफलता और भी पैमानों पर निर्भर है। दोस्तों, बचपन में हमारे सर कहा करते थे कि ना हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। सदा जो जगाए बिना ही जगा है, अंधेरा उसे देखकर ही भगा है। और वही बीज पनपना जिसे था, बिना क्या किसी के उगाए। और अगर उग सको तो उगो सूर्य से तुम, अमरता और प्रखरता तुम्हारे कदम चूम लेगी। ना हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। आज मैं आपसे ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारे बीच में आज एक ऐसे मेहमान हैं, एक ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने इस बात को जस्टिफाई किया है, कृतार्थ किया है अपने परिश्रम से, अपनी लगातार एकदम ईमानदार मेहनत से, लगातार असफलताओं को झेलने के बाद वो रुके नहीं और अंत में अंतिम रूप से एक के बाद एक सरकारी नौकरियों में सिलेक्शन लिया। तो आज हम स्वागत कर रहे हैं हमारे एक बहुत ही विशेष मेहमान विकास उपाध्याय। विकास, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। धन्यवाद सर। सर्वप्रथम मैं उत्कर्ष एकेडमी और आपको एक धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे आपने एक मंच प्रोवाइड कराया है, जिसके द्वारा मैं विद्यार्थियों के समक्ष अपने एक्सपीरियंस को साझा कर सकता हूँ। तो विकास, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपके बेसिक परिचय से। थोड़ा सा अपने बारे में बताइए विकास। सर, मेरा नाम विकास उपाध्याय है। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे सरस्वती विद्या मंदिर से पढ़ने का अवसर मिला है। सर, मेरे पिताजी की एक स्टेशनरी की शॉप है, उस पर भी मैंने स्कूलिंग के दौरान कार्य किया है और वर्तमान में मैं रेलवे में CCTC के पद पर चयनित हूँ। साथ ही सर मैं MP कांस्टेबल और MP रेडियो कांस्टेबल का एग्ज़ाम भी मैंने क्वालिफाई किया है। इसके अलावा मुझे और भी एग्जामों में अपीयर होना है, जिसमें मेंस शामिल हैं, RRB JEE और RRB LP। अरे वाह, मतलब आपने 3 परीक्षाओं को क्वालिफाई किया है और 2 परीक्षाओं के अभी इंटरव्यू आपके बाकी हैं। जी चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो विकास, शुरुआत करते हैं वहीं से आपकी यात्रा की कि आपने जब एक बिजनेस है आपके पिताजी का, हम देख रहे हैं बचपन से ही, तो कैसे आपने अपने दिमाग में लेकर आई ये बात कि हमें सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहिए? इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि इंदौर आने का निर्णय आपने कैसे लिया? जी सर, इंदौर आने का जो निर्णय था मेरे लिए एक द्वंद्वात्मक प्रश्न था, क्योंकि सर मेरी स्टेशनरी की शॉप थी, तो मेरे पिताजी का मानना था कि मैं उनकी ही दुकान को कंटिन्यू करूं और व्यवसाय करूं, लेकिन मेरी माता का एक सपना था कि एक सरकारी नौकरी लूं और अपने परिवार का नाम रोशन करूं। तो सर माता की उम्मीदों को लेते हुए मैं एक अपना मित्र के साथ बस बैग उठाकर झोला टांगे ट्रेन में बैठे और इंदौर के स्टेशन पर आया। और इंदौर आने का निर्णय जो है अभी वर्तमान में लग रहा है मेरा सफल हुआ। बहुत अच्छी बात है। ये तो कितनी अच्छी बात है कि माँ का सपना दोस्तों साझा पूरा करने के लिए उन्होंने एक इतना बढ़िया डिसीजन लिया और खुशी की बात यह है कि उसको सफलतापूर्वक पूरा भी किया। तो आप इंदौर आ गए विकास, स्टेशन पे आप आते हैं, अपने दोस्त के साथ आते हैं। अब इंदौर आके आपने देखा होगा कि यहाँ इतनी सारी भीड़ लगी हुई है विद्यार्थियों की। तो इंदौर आकर एक छोटे से शहर के कस्बे से निकला हुआ लड़का जब एक इंदौर जैसे बड़े शहर में आता है, तो वो क्या महसूस करा उसने, क्या उसके दिमाग में विचार थे? थोड़ा सा आप बताइए कि आपके मन में क्या चला और आपके क्या अनुभव रहे। जी सर, जैसे कि मैं तो श्योपुर का निवासी हूँ। एक अत्यंत पिछड़ा जिला था और छोटा जिला था। तो सर जब मैं इंदौर आया तो मेरा मानना था कि मैं बहुत अच्छा टॉपर हूँ अपने ज़िले का, मतलब मैं टॉपर रहा, तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस था। लेकिन जब मैं इंदौर आया तो मुझे कंपटीशन की गहराइयों के बारे में पता चला कि कंपटीशन क्या है, तो मेरी आंखें चकाचौंध रह गई। तो सर सबसे पहले तो मुझे कंपटीशन का पता चला। 1-2 बार मन में निर्णय आया कि मैं तैयारी करूँ न करूँ। मतलब यहाँ पर जो लोगों की भीड़ देखी होगी आपने, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखे होंगे, इंस्टीट्यूट्स देखे होंगे, उसको देखकर कहीं ना कहीं एक भ्रम पैदा हो गया कि मैं कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। सर, और दूसरा जो महत्वपूर्ण था, जैसा कि मेरा बचपन से ही माँ का लगाव रहा है और मैं माँ का सपना पूरा करने आया, तो सर मैं तुरंत ही माँ की रोटी से सर मेज़ की रोटी पर आ गया
और सर 2x2 के लाइब्रेरी के प्लेटफॉर्म पर सर आ गया। तो ये भी एक मेरे लिए चैलेंजेस का विषय रहा। मतलब कहीं ना कहीं एकदम अकेले पड़ गए और खाने से लेकर रोटी कपड़ा मकान बेसिक चैलेंजेस आपने फेस जी सर। अब जैसे यहाँ से आप इंदौर आ गए, आपने तैयारी शुरू कर दी। अब यहाँ से विद्यार्थियों, आपके लिए एक बहुत ज़रूरी बात मैं विकास से पूछना चाहूँगा। विकास, आप हमें ये बताइए कि जैसे आपने अब रणनीति बनाई होगी, एग्ज़ाम को आइडेंटिफाई किया होगा, तो यहाँ से हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी रणनीति क्या थी, आपने कैसे प्लान किया, आपने सिलेबस के बारे में या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में, इस तरीके की चीज़ों को या विश्लेषण कि किस एग्ज़ाम को दिया जाए, किस एग्ज़ाम को ना दिया जाए, ये सब कैसे किया, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी सर, मेरा मानना है कि हमको अगर किसी भी एग्ज़ाम में सफल होना या जीवन के किसी भी पहलू में हमको सफल होना है तो हमको स्वयं का आत्मविश्लेषण करना आवश्यक है। हमें अपनी क्षमताओं का ज्ञान होना आवश्यक है। सर, मुझे भी प्रारंभ में अपनी क्षमताओं का ज्ञान नहीं था, बट लगातार सफल होते हुए मैंने अपनी क्षमताओं का आकलन किया और बेहतर तैयारी की। मतलब सबसे पहले आपने अपना इंट्रोस्पेक्शन किया कि मैं किस एग्जाम में ज़्यादा फिट होता हूँ। जी सर। तो आपने उसके आधार पे एग्जाम को आइडेंटिफाई किया कि मैं इस परीक्षा की तैयारी के लिए ज़्यादा अपने आप को फिट मानता हूँ। जी सर। फिर उसके बाद आपने अगला स्टेप क्या लिया? सर, दूसरा महत्वपूर्ण स्टेप सर सिलेबस। आपने जो भी एग्जाम आइडेंटिफाई किया उसके सिलेबस को अच्छी तरीके से जाने। अच्छा, सिलेबस को। हाँ, और हमारे एक बड़े भाई हैं अर्पित सिंघल जी, उन्होंने मुझे सर हमेशा ज्ञान दिया है कि सिलेबस में आपको ये आइडेंटिफाई करना आवश्यक है कि आप क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। तो उन्होंने मुझे क्या नहीं पढ़े उस पर जोर दिया कि आप पहले ये आइडेंटिफाई कर लो तो आपका जो सफ़र है वो बहुत आसान हो जाएगा। मतलब सिलेबस का आपने सबसे पहले देखा कि जो एग्जाम को आप टारगेट करना चाह रहे हैं उसका सिलेबस क्या है। अब सिलेबस के बाद जैसे अगला स्टेप क्या हो सकता है कि कैसे देखें कि किस स्तर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं या पेपर की डिमांड क्या है? क्या इसके लिए भी आपने कुछ स्ट्रेटजी बनाई, कुछ दिमाग लगाया? जी सर, इसके लिए मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर विशेष जोर दिया। साथ ही जो कोचिंग के द्वारा टेस्ट सीरीज दिलाई जाती थी उनको मैंने किया। साथ ही सर जो आपके द्वारा मुझे गाइडेंस प्राप्त हुआ है कि किस तरीके से एक बेहतर तैयारी की जा सकती है, तो ये आपको रणनीति बनानी होगी। मतलब बेसिकली आप कहना चाह रहे हैं कि हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस भी बहुत ज़रूरी है सिलेबस देखने के साथ साथ, जिससे आप रिलेवेंट रहें एग्जाम में कि इतनी ही तैयारी मुझे करनी है। ठीक बात है। क्या इसमें एक क्वेश्चन और आ जाता है कि जैसे विद्यार्थी तैयारी करने आ जाते हैं और लंबे समय तक यहाँ पर लगे रहते हैं 2, 3, 4 साल, तो क्या शुरुआत में ही टाइम कुछ डिसाइड करना चाहिए कि मैं 1 अटेम्प्ट दूंगा, दो अटेम्प्ट दूंगा? इस पे आपकी स्ट्रेटजी क्या थी, आपका विचार क्या था? ये सर एक बेहतरीन प्रश्न है। हर चीज़ का एक टाइम पीरियड होता है। आपको प्री डिटरमाइन करके आना होगा कि आप 2 साल या 1 साल में इसको कर लोगे। यदि आप नहीं कर पाते और यदि आपको लगता है कि आप कर लेंगे तो आपको टाइम देना चाहिए, बट मुझे लगता है कि एक लंबे समय तक आपको किसी भी चीज़ में इंक्लूड नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी से एक सरकारी नौकरी पर ही डिपेंड नहीं है। आपकी सफलता और भी पैमानों पर निर्भर है। मतलब अगर आप योग्य हैं, अगर आप चीज़ों को करने का जज्बा रखते हैं तो कोई तो सिलेक्ट होगा ही और कोई तो सिलेक्ट नहीं ही होगा। जस्ट इन केस अगर सिलेक्शन नहीं होता है, आपने एक टारगेट डिसाइड किया कि मैं 2 अटेम्प्ट दूंगा, 3 अटेम्प्ट दूंगा, उसके बाद आपको उस चीज़ को वहाँ पर रख के और आगे बढ़ जाना चाहिए ताकि और चीज़ों में आप अच्छा कर पाएं। जी बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पर जैसे बात आती है कि आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि हमें एग्ज़ाम देना है, कौन सा एग्ज़ाम देना है। यहाँ पर कई बार ऐसा भी होता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं, विद्यार्थियों आपके जीवन में ये समस्या आई होगी कि कई बच्चे अलग अलग एग्जाम्स देने लग जाते हैं। जैसे 5 पेपर आ रहे हैं तो 5 के फॉर्म भर देते हैं। क्या ये विचार सही है कि कहीं भी एक सिलेक्शन हो जाए या फिर एक ही एग्जाम पे फोकस किया जाए? इसके बारे में आपकी क्या राय है? जी सर, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है आज के क्षेत्र में या आज के दौर में। सर, मैंने एक प्रसंग पढ़ा था कि एक साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। तो सर मेरा मानना है कि आप एक ही एग्ज़ाम को लॉन्ग टाइम दें। मेरा मानना है कि आप यदि पूरी ईमानदारी से एक एग्ज़ाम को 1 साल देते हैं तो आप निश्चित ही उस एग्ज़ाम को क्रैक कर लोगे सर। मतलब आपको फोकस रखना होगा, दिशा से भटकना नहीं है। अब जैसे कि आपने कहा, बहुत सही बात आपने कही कि एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। कितनी अच्छी बात है ये। जैसे आपने टारगेट कर लिया, सब कुछ आइडेंटिफाई हो गया। अब विकास, यहाँ पर एक नया ज़रूरी प्रश्न मेरा आपसे पूछना आवश्यक है, क्योंकि आजकल कई स्टूडेंट्स को ऐसा भी लगता है कि हम सर ऑनलाइन तैयारी करें कि सर ऑफलाइन कोचिंग के थ्रू तैयारी करें, या कोचिंग की आवश्यकता है भी कि नहीं है। तो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, जाएं तो ऑनलाइन जाएं कि ऑफलाइन जाएं? क्या इसके प्लस पॉइंट्स हैं, क्या इसकी आवश्यकता है? यदि है तो क्यों है? इसके बारे में आपका क्या इंसाइट रहा जब आप इंदौर आए तब, और आपको उससे लाभ हुआ तो क्या लाभ हुआ, थोड़ा सा बताइए। जी सर, हम वर्तमान में जो है कि कोचिंग संस्थान के बारे में बात करते हैं तो मेरा मानना यह है कि पांडवों की जो महाभारत में जीत हुई उसमें श्री कृष्ण जी का महत्वपूर्ण योगदान है। तो कोचिंग संस्थान अपना हर विद्यार्थी के जीवन में सफलता के लिए
श्रेय तो रखते हैं सर, क्योंकि बिना गाइडेंस के आप सफल नहीं हो पाते। और अगर बात की जाए ऑनलाइन और ऑफलाइन, तो मेरी विद्यार्थी को सलाह है, यदि आप ऑफलाइन क्लासेस लेने में सक्षम हैं या आप ले सकते हैं तो आप ज़रूर लें, क्योंकि इससे आपको मेंटली प्रेशर भी कम होता है, डायरेक्ट टीचरों से इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है, साथ ही सर एक कंपटीशन का पता चलता है, एनवायरनमेंट पता चलता है, और साथ ही सर आपकी पर्सनैलिटी जो डेवलप होती है उसका भी आपके जीवन में महत्वपूर्ण योगदान है सर। मतलब ऑफलाइन के आपने किताबी ज्ञान के अलावा आपको पर्सनैलिटी के और भी एस्पेक्ट उनको भी डेवलप करने का मौका मिलता है। मतलब आप एक एनवायरनमेंट में आ जाते हैं बेसिकली, और उस वातावरण में आके आप ज़्यादा बेटर अपनी दिशा को मेंटेन रख सकते हैं। टीचरों का गाइडेंस जैसे आपने बताया, या नोट्स हो सकते हैं, आपके अच्छे मित्र हो सकते हैं। और ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में जैसे आपका क्या विचार है कि ऑनलाइन बच्चों को, जैसे कई लोगों को लगता है सर हम ऑनलाइन कोर्स ले लें घर से ही, तो क्या वो सही तरीका है, या किन लोगों के लिए वो ज़्यादा सूटेबल है? इस पर आपकी क्या राय है? जी सर, ये तो वर्तमान में डिजिटल का दौर है और इसने वाकई में विद्यार्थी को एक नया अवसर दिया है। वह विद्यार्थी जो आर्थिक रूप से असक्षम है और अपने गांव से, शहर से, कस्बे से बड़े शहरों में नहीं आ पाते, ये उनको तैयारी करने का बेहतर उपलब्ध कराता है। दूसरा सर, कुछ लड़कियां रूढ़िवादिता के कारण या अन्य मजबूरियों के कारण जल्द कम उम्र में विवाह होने के कारण नहीं पढ़ पाती हैं, तो उनको भी एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। और इसके संदर्भ में सर मैं उत्कर्ष अकेडमी को धन्यवाद प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि वे कम रुपए में एक अच्छा कंटेंट और एक ऑफलाइन क्लासेस जैसा कंटेंट विद्यार्थियों को दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कराता है। ये बहुत अच्छी बात कही दोस्तों विकास ने, कि जो कई बार कई लड़कियां हैं, कई जो कन्याएं हैं, लड़कियां हैं, छात्राएं हैं, वो नहीं आ पाती हैं बड़े शहर में अपने सामाजिक परिवेश के कारण, या उनका सामाजिक परिवेश इस तरीके का है कि वो सेफ महसूस नहीं करते अपने बच्चों को भेजना। तो उन लोगों के लिए तो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो सकता है, कम फीस में आप बहुत अच्छे तरीके से सेम लेवल पे तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। और ऑनलाइन से ही एक बहुत ही ज़रूरी प्रश्न विकास मेरे दिमाग में आ रहा है, जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा, जिसको हम एक कीड़ा कह सकते हैं आज की डेट में, और ये सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जो ऐसा कोई एस्पिरेंट नहीं है, मैक्सिमम एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिनके हाथ में एक मोबाइल है, उस मोबाइल के अंदर इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है। तो अब इस सोशल मीडिया का प्रयोग विद्यार्थी करे या ना करे, और करे तो कैसे करे, इसके बारे में आपके क्या इंसाइट्स हैं, और आपने इसका यूज़ किया था तो कैसे किया था, थोड़ा सा हमें बताइए। जी सर, सोशल मीडिया का जब भी मैं यूज़ करता हूँ तो मुझे अपने बचपन के या 10th और 12th के दिन याद आ जाते हैं, जब मैं वंडर ऑफ साइंस का निबंध याद किया करता था कि विज्ञान वरदान भी है और अभिशाप। तो सर, आपको यूट्यूब का उपयोग करते हुए 3 चीज़ों पर बिल्कुल फोकस रहना होगा सर। एक, आपको समय का ध्यान रखना होगा कि आप लंबे समय तक यूट्यूब का उपयोग न करें। दूसरा सर, आपको यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा कंटेंट प्राप्त होंगे, तो आपको उसमें से एक प्रॉपर, जो आपकी एजुकेशन या तैयारी के दौरान आपकी पॉजिटिव वे में आपकी मदद कर सकता है, आप उसको चुनें। मतलब वहाँ पर आप एक कंटेंट को अच्छे को चुनें, ना कि 10 कंटेंटों को चुन के अपनी तैयारी करें। मतलब बेसिकली आप कहना चाह रहे हैं कि अगर हेल्दी तरीके से उसका यूज़ किया जाए, या हेल्दी एंटरटेनमेंट हो सकता है, आप बीच बीच में पढ़ाई कर रहे हैं, आप बोर हो गए हैं, तो आपने एक 5 मिनट का यूट्यूब पे एक डोज ले लिया, हंसी का एक फव्वारा आपने छोड़ लिया, और आप उस चीज़ का एक पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं, ऐसा कहना चाह रहे हैं विकास। बहुत ही सही बात कह रहे हैं आप कि सदुपयोग करना है आपको, विज्ञान का वरदान वाला जो डायरेक्शन है उसको आपको यूज़ करना है। अब सोशल मीडिया से ही आप देखिए कि एक दोस्तों की बात निकल के आती है। सोशल मीडिया पे लोगों के इतने सारे दोस्त हैं, 1000 फ्रेंड्स, 1500 फ्रेंड्स, लाइक्स की बच्चों को होड़ लग जाती है कई बार, और वहाँ दोस्तों की बात है, रियल लाइफ में पता चले कि दोस्ती नहीं है। प्लस तैयारी में दोस्ती का क्या रोल है, जैसे आपने कहा शुरू में कि आप एक दोस्त के साथ अपना बैग उठाए और चल दिए बड़े शहर की तरफ, तो मित्रों का योगदान तैयारी में या जीवन में कितना है, आपको क्या लगता है? और तैयारी में बहुत ज़्यादा दोस्ती करना या कैसे दोस्त बनाना, इस बारे में, सबके बारे में आपकी क्या राय है, थोड़ा सा हमें बताइए। जी सर, दोस्त तो एक अनमोल रत्न है सर, जो हर एक व्यक्ति को प्राप्त हुआ है। मतलब इस दोस्ती से तो कोई भी वंचित नहीं रहा इस धरती पे। अब सर, मेरे लिए तो दोस्त मायने रखते हैं सर, लेकिन दोस्त का चयन कैसे किया जाए, इसको मैं एक प्रसंग के माध्यम से विद्यार्थियों को और आपको बताना चाहता हूँ कि सर, महाभारत में सर एक हमारे कर्ण थे जिनके मित्र थे दुर्योधन, और एक हमारे अर्जुन थे जिनके मित्र थे वासुदेव श्री कृष्ण। तो सर, जब दुर्योधन की संगति में कर्ण जैसे पराक्रमी योद्धा भी पराजय का सामना करना पड़ा, तो सर इस माया जाल में, ये सरकारी नौकरी के माया जाल में सर दोस्ती महत्वपूर्ण रखती है। यदि आप अच्छी संगति में रहे तो आप सफल होंगे,
और यदि आप दुर्योधन जैसे मायाजाल में फंस गए किसी दोस्त के, तो आपको पराजय का सामना करना पड़ सकता है, भले आप कितने भी काबिल। मतलब ये कहना चाह रहे हैं विकास की दोस्तों, विद्यार्थियों दोस्त बनाइए पर सही दिशा वाले बनाइए। मुझे कुछ लाइन याद आ रही है, मैं कहना चाहूँगा कि सफ़र लंबा है, दोस्त बनाए रखिए, और दिल मिले ना मिले पर हाथ तो मिलाए रखिए। तो आपको सही दिशा में हाथ मिलाना है, ऐसे दोस्त बनाने हैं जो आपका मॉरल बढ़ाएं, जो आपको उस दिशा में मोटिवेट करें, जैसा कि विकास ने बताया। अब यहाँ से अगली बात पे हम आते हैं। जैसे दोस्तों में कई बार ऑपोजिट जेंडर के प्रति आकर्षण की बात कर लेते हैं, क्योंकि एक ऐसा एज है 18 से लगभग 26-27 एज ग्रुप के विद्यार्थी इसमें तैयारी के लिए उतरते हैं। तो यहाँ प्रेम प्रसंग भी होता है, कई प्रकार के प्रसंग होते हैं, उनमें से एक प्रेम प्रसंग भी है। जीवन में प्रेम होना एक स्वाभाविक, एक नॉर्मल सा एक फिनोमिना है, पर क्या इस तैयारी वाले दौर में प्रेम प्रसंग का होना सही है क्या, या गलत है क्या, या फिर आपकी क्या राय है कि अगर हो तो किस तरीके का प्रेम हो या किस तरीके से उसको दिशा दी जाए, इसके बारे में थोड़ा सा हम आपसे जानना चाहेंगे। जी सर, विद्यार्थी जीवन में जो प्रेम है वो एक जटिल विषय है। अब ये डिपेंड करता है कि आपका प्रेम आपको पास कराता है या फिर आप प्रेम में टाइम पास कराना चाहते हैं। यदि आपका प्रेम आपको पास कराना चाहता है तो वो आपकी हर सफलता की सीढ़ी में आपको मोटिवेट करेगा, और सीढ़ी दर सीढ़ी चलते हुए आपको बिल्कुल सफलता के प्रवेश द्वार पर ला खड़ा करेगा। तो मेरा मानना है कि अगर आपके प्रेम में दम है तो वो आपको कभी भी नीचे की ओर पुल नहीं करेगा। अच्छा, मतलब सही दिशा में यदि आपका प्रेम है, एक समझदारी के साथ आप निर्णय लेते हैं, तो आप एक अच्छी दिशा में दोनों मिलकर आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। अब सर यहाँ कहा से भी जाता है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगबुआ, पंडित भया ना कोई, और ढाई आकर प्रेम के पढ़ा सो पंडित होए। तो सर प्रेम ने जिसने को पढ़ लिया कि वो प्रेम सच्चा है, तो सर उसमें सफलता आपको मिल सकती है सर, वो आपकी सफलता में बाधा नहीं डालता। जी बिल्कुल सही बात है। अब जैसे कि विकास ने बताया हमको कि प्रेम का सही सदुपयोग करना है, आपको इससे कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा, अपने एक्सपीरियंस से इन्होंने बताया। उसके बाद हम जैसे कि पूछें आपसे एक अगली बात कि आपने कहा कि प्रेम का गलत दिशा में जाना या मित्रता का गलत दिशा में जाना असफलता का कारण हो सकता है। तो यहाँ से एक बात निकल के आती है कि आते तो कई सारे एस्पिरेंट हैं तैयारी करने, चाहे इंदौर हो या चाहे कहीं भी हो, ऑनलाइन ऑफलाइन, पर कुछ ही लोगों को सफलता मिलती है। मैक्सिमम लोग, बहुत सारे लोग, मैं कहूँ कि लगभग 99% लोगों को सफलता जनरली नहीं मिल पाती है। तो आपको क्या लगता है कि कुछ ऐसे कॉमन कुछ क्वालिटीज़ हों, कॉमन ऐसे रीजंस हों, जो रीजंस असफलता का कारण बन ही जाएंगे, और इस तरह की चीज़ों से विद्यार्थियों को बचना चाहिए? तो ऐसे क्या रीजंस आपको लगते हैं एक स्टूडेंट की असफलता के, थोड़ा सा आप हमारे साथ साझा कीजिए। जी सर, सफलता के दो पैमाने हैं सर। एक तो सफलता खुद को ही प्राप्त होती है, मतलब सफलता पाने के लिए खुद को ही मिलता है। दूसरा, सफलता कठिन मेहनत और परिश्रम से प्राप्त होती है। सर असफलता के बहुत कारण हो सकते हैं सर, जैसे कि सर एक तो आप बार बार असफल हो रहे हैं, तो सर आप असफलताओं से सीख नहीं पा रहे हो, तो असफलताओं से सीखना एक सफलता का कारण है। वही रास्ते आपको सफलता के प्रवेश द्वार पर ला सकते हैं जिन रास्तों के ठोकर खाने वाले पत्थर हो। कहा जा सकता है कि ठोकर खाने वाले रास्ते ही आपको सफलता के मार्ग पर ले जाते हैं। और असफलता की जैसे आप कोई हमें 3 या 4 कारण बताना चाहें? सर पहला तो मैं डिसिप्लिन दूंगा कि आप बिल्कुल डिसिप्लिन रहें, आप जो करने आए हैं उसको ईमानदारी से करें। ठीक है। दूसरा सर टाइम मैनेजमेंट। आज सोशल मीडिया का दौर है, दोस्ती यारी का दौर है, तो आपको डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट को साथ लेकर चलना पड़ेगा। जैसे कि अभी वर्तमान में IPL का दौर है, और मान के चलो आपका कोई एग्जाम है, तो आपको अपनी प्रायोरिटी को डिसाइड करना होगा कि आपको IPL को ज़्यादा महत्व देना है या फिर स्टडी। तो सर ये दो महत्वपूर्ण पक्ष है, और साथ ही सर आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत होगी, जो मुझे आपसे मिला है। क्योंकि सर आपको भी याद होगा कि कोई भी एग्जाम होने से पहले मैं सर आपसे पूछता था कि सर इसका प्रीवियस कट ऑफ कैसे जाएगा। तो सर एक महत्वपूर्ण व्यक्ति का आपके जीवन में होना भी, मतलब एक अच्छा सारथी आपके साथ रहे अगर, तो आपके सफलता की संभावना जो है वो ज़्यादा हो सकते हैं। जी। यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर मैं विद्यार्थियों आपके लिए और ऐड करना चाहूँगा कि सही दिशा में प्रयास, मतलब रिविजन्स आपको टाइम टू टाइम करना है, सिलेबस ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है, और सोशल मीडिया का सीमित और सही उपयोग करना है। ये भी एक बहुत ज़रूरी बात है। विकास, यहाँ असफलता से मुझे एक बात और याद आ रही है कि लगातार यदि कोई एस्पिरेंट लंबे समय तक
परीक्षाओं में सफल ना हो पाए, जैसे आपने भी इस समस्या का सामना कहीं ना कहीं किया होगा कि लगातार सफल नहीं हो रहे हैं, पहली बार में ही कोई पेपर नहीं निकल रहा है, टियर 1 ही क्लियर नहीं हो रहा है, प्री ही क्लियर नहीं हो रहा है, 2-3-4 बार प्री हो गया तो सर मेंस नहीं हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक डिमोटिवेशन से भर देता है विद्यार्थी को। तो जब लगातार असफलता अगर आपके झेलनी पड़ रही है, सामना करना पड़ रहा है, तो उस समय आपने इस चीज़ को फेस किया है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने अपने आप को कैसे मोटिवेट किया और कैसे आपने एक के बाद एक लगातार असफल होने के बाद भी 3-4 परीक्षाओं को क्वालिफाई किया और अभी भी आपके 2 इंटरव्यू पेंडिंग है। तो ये ट्रांजिशन कैसे आया आपके मन में, कैसे आपने साधा अपने आप को? जी सर, मैं शुरू से ही सर मतलब भगवान की दया कि मैं पॉजिटिव इंसान रहा हूँ। तो मतलब मैं तैयारी करने से पहले ही सर रिजेक्शन झेल चुका था सर, और मतलब मेरे अंदर कैपेसिटी थी कि मैं रिजेक्शन को एक्सेप्ट करता था। तो रिजेक्शन एक्सेप्ट करना आपको आना चाहिए, आपको अपनी जो असफलता है उनसे सीखना चाहिए, और मुझे लगता है कि आप हिम्मत ना हारो तो आपकी जो हौसले हैं उन पर दुनिया एक दिन सलाम करेगी सर। बिल्कुल सही बात है, क्या बात कही विकास ने। और एक बात और, जैसे कि असफलता का एनालिसिस करना एक बड़ा आवश्यक है। जैसे कि आप बताया करते थे मुझे जब पेपर नहीं निकलता था कि सर मैंने इस पेपर में शायद ये गलती कर दी, इस वाले में मेरा जीएस वीक रह गया, या मुझे मैथ्स में स्पीड पे काम करने की ज़रूरत है, एक्यूरेसी सुधारने की ज़रूरत है। तो आपको असफलता को एज अ फेलियर ना लेते हुए सुधार के क्या स्कोप है इस तरीके से सोचेंगे तो शायद आप लोगों को भी इससे फ़ायदा हो सकता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं जो मेरे दिमाग में इस समय आ रहा है कि हम आपसे विकास ये जानना चाहेंगे कि आजकल यूथ्स के माइंड में एक बात रहती है कि वो तैयारी करने आए और 1 साल 6 महीने या 1.5 साल बाद उनके दिमाग में एक बात बड़ी कॉमन है जो मैं देख रहा हूँ लगातार, क्योंकि बच्चे मुझसे ये बात लगातार पूछ रहे हैं कि सर पार्ट टाइम जॉब कर लेते हैं, सर हम घर से फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं लेना चाहते, हम कोई नौकरी भी कर लेते हैं साथ साथ में। तो क्या एक एस्पिरेंट को सरकारी नौकरी करते की तैयारी करते समय कोई पार्ट टाइम जॉब देखना चाहिए क्या, और अगर देखना चाहिए तो किस तरह की जॉब देखे वो, इस बारे में थोड़ा सा हमें बताइए आप। जी सर बिल्कुल सर, ये इस प्रश्न को लेकर तो मेरे स्टडी के दौरान ही प्रश्नवाचक रहा है एक प्रश्न। तो सर मेरी ये सलाह है, और मैं अपने दोस्तों को भी अभी वर्तमान में सलाह देता हूँ कि यदि आपका परिवार और आप दोनों काबिल हैं कि आप अपने खर्च का वहन कर सकते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ही ध्यान देना चाहिए। किसी जो सेल्फ इंडिपेंडेंट का जो टैग है इतना भारी टैग नहीं है कि आप उसको लेकर अपना नाम बनाएं। दूसरा, जिन विद्यार्थियों की मजबूरी है या जो परिवार अपना खर्च वहन नहीं कर पाते हैं वो लोग स्टडी के क्षेत्र में ही कोई 2 या 4 घंटे की नौकरी देख सकते हैं और अपने खर्चों को लिमिट कर सकते हो आप। सिर्फ 1 साल लगेगा सर, अगर यदि आपने इंडिपेंडेंट का टैग लेना किया तो आपको 1 साल के 5 साल करने पड़ सकते हैं। मतलब यह है कि अगर आप लोगों को दिखाने के लिए या अपने आप पे ही टैग लगाने के लिए अपना ईगो सेटिस्फाई, एक हिडन ईगो होता है जैसे इंसान के अंदर एक ईगो होता है जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है। विकास कहना चाह रहे हैं कि उस चीज़ पे आपको फोकस करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं मैं आउट ऑफ ईगो उसको कर रहा हूँ। और दोस्तों मैं आपसे इस बात में ज़रूर एक बात ऐड करूँगा विकास की बात में कि जिन पेरेंट्स ने आपको 20-21 साल तक परवरिश दी है, आपके सारे खर्चे उठाए हैं, वो 1-2 साल खर्चे भी उठा सकते हैं। अगर वो उतना खर्चा उठाने में सक्षम है तो आप अपने खर्चों को सीमित करते हुए, जैसा कि विकास ने बताया, बढ़िया तरीके से अपनी पूरी एनर्जी तैयारी में डालिए। और अगर बहुत ही स्थिति खराब है, बिल्कुल ही आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, तो आप टाइपिस्ट का जॉब कर सकते हैं, और वो भी छोटा मोटा या कंटेंट की फील्ड में कुछ काम कर सकते हैं, बट 2-4 घंटे से ज़्यादा नहीं, ताकि आप जल्दी रिजल्ट दे पाएँ, नहीं तो समय आपका वेस्ट हो जाएगा। बहुत अच्छा लगा विकास आपसे बात करके अभी तक, और लगभग हम सेशन के एंड की तरफ बढ़ रहे हैं, पर मैं चाहूँगा कि ग्रेटिट्यूड, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड बड़ा आवश्यक है लाइफ में। ये आपने सफलता इतनी बढ़िया तरीके से हासिल की है, तो इसमें ज़रूर कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कुछ लोगों का योगदान रहा होगा। और अगर यह आपको लगता हो कि मेरा इस समय पे इस व्यक्ति ने हेल्प किया या सपोर्ट किया या गाइड किया या मोटिवेट किया या आशीर्वाद, जो भी आपको लगता हो, यदि कुछ लोगों को धन्यवाद आप देना चाहें इस छोटे से पॉडकास्ट के माध्यम से, तो ज़रूर बताइए। जी सर मैं इसको सेगमेंट में बताना चाहूँगा सर। फैमिली में सर सभी के माता पिता अपना योगदान देते हैं बच्चों को। दूसरा सर, अगर एज ए गाइडेंस देखा जाए तो सर उत्कर्ष अकेडमी और सर मिस्टर विवेक अग्रवाल सर के द्वारा मुझे बहुत मदद मिली है सर। एज ए ब्रदर, बिग ब्रदर देखा जाए तो एक रमन अग्रवाल जी थे, चौरसिया जी,
सर उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया है, और एक अर्पित सिंघल भैया ने, और दोस्तों के रूप में भी सर गगन और मेरे मित्र हैं जिन्होंने मेरी बहुत मदद की है, और मैं आज इस काबिल पहुंचा हूं इन सभी की मदद से। क्या बात है, सभी को सफलता के समय में भी याद रख रहे हैं आप, ये बहुत अच्छी बात है और ये गुण होना चाहिए साथियों हम सभी में। अंत में विकास, विद्यार्थियों के लिए कोई संदेश अगर आप देना चाहें। जी सर, विद्यार्थियों को मेरा यही संदेश है कि आप पूरी ईमानदारी से मेहनत करते रहिए, एक दिन आपकी किस्मत का भी सिक्का चमकेगा, क्योंकि मेरा मानना है कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। आप पूरी तबीयत से सिक्का उछालो, सिक्का आसमान को छेद कर देगा। साथियों, आपने सुना अभी विकास उपाध्याय को, हमारे साथ थे विकास उपाध्याय। बहुत सारी अच्छी बातें विकास से हमने करी और बहुत सारे ज्ञान आपको भी मिला होगा सीखने के लिए, क्योंकि आपके ही बीच से निकला हुआ एक विद्यार्थी आज देखिए असफलताओं को झेलते हुए ऐसे सेम बैकग्राउंड से आकर आज 2-2, 3-3 परीक्षाओं में चयनित हुआ है। विकास, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत ही हमारे विद्यार्थियों का हौसला बढ़ाया, मोटिवेशन दिया उनको, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आप देख रहे थे मिस्टर विकास उपाध्याय का एक छोटा सा सेशन। उम्मीद करेंगे आपको कुछ सीखने को मिला होगा।